अब तक की कहानी में सलोनी स्टोर रूम में मांस खाकर अपने कमरे में जाकर सो जाती है। चेतन एक बहुत ही भयंकर सपना देखता है और एक जोरदार चीख के साथ उठकर बैठ जाता है, जिससे सभी घर वाले वहां आ जाते हैं। अब कहानी आगे। सभी घर वालों के चेतन के कमरे में आने से पहले सपने में उस साये को अपनी ओर आता देख और फिर जैसे ही उस साये ने चेतन की गर्दन पर चाकू चलाकर उसे अपने नाखूनों से चीर दिया, चेतन बुरी तरह से चीखता हुआ उठकर बैठ गया। चेतन के उठकर बैठने के साथ ही सलोनी एकदम से उठकर बैठ गई और चेतन को झंझोड़ते हुए बोली, क्या हुआ चेतन, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों चीख पड़े एकदम से? आप ठीक तो है ना? चेतन का पूरा शरीर पसीने से तरबदर हो चुका था। चेतन सलोनी के हाथों को कसकर पकड़ता हुआ बोला, वो आ रहा है सलोनी, वो आ रहा है मेरी ओर, मेरे पास, वो मार देगा मुझे। प्लीज़ मुझे यहाँ से कहीं ले जाओ। देखो उसने मेरी गर्दन पर भी चाकू चला दिया है। कहते हुए चेतन ने अपनी गर्दन पर हाथ रखा। सलोनी चेतन के हाथ पकड़कर उसे शांत कराते हुए बोली, आपको कुछ नहीं हुआ चेतन, आप बिल्कुल ठीक हैं। ज़रूर आपने कोई सपना देखा होगा, घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ। सलोनी की बात सुनकर चेतन ने एकदम से कसकर सलोनी को गले लगा लिया। चेतन के गले लगाते ही सलोनी की आंखें एकदम लाल हो गई और उसका चेहरा एकदम पीला। सलोनी अपने दांत पीसते हुए अपने नाखून चेतन की गर्दन के पास लाई और फिर से अचानक से उसके बाल सहलाते हुए बोली, मैं हूं ना आपके साथ। मेरे होते हुए कोई आपसे कुछ नहीं कह सकता चेतन, मेरे अलावा कोई आपको हाथ तक नहीं लगा सकता। ज़रूर आपने बुरा सपना देखा होगा, आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए, मैं हूँ आपके साथ। कहते हुए सलोनी ने चेतन को अपने आप से अलग हटाया और चेतन को पानी का गिलास देते हुए बोली, आप पानी पीजिए और फिर सो जाइए। चेतन पानी पीकर गिलास रखकर डरता हुआ बोला, नहीं सलोनी, मैं नहीं सो पाऊंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर वही साया फिर से मेरे सपने में आ गया तो? सलोनी ने तकिया लगाकर चेतन से लेटने के लिए कहा। चेतन ने कसकर सलोनी की कलाई पकड़ ली और बोला, मुझे नींद नहीं आएगी, प्लीज़ समझो ना। चेतन ने सलोनी का हाथ इतना कसकर पकड़ा कि चेतन के पकड़ के निशान सलोनी की कलाई पर पड़ चुके थे। सलोनी चेतन से अपना हाथ छुड़ाकर उसका सर अपने घुटने पर रखकर उसे लिटाकर चादर ओढ़ाते हुए बोली, मैं हूँ आपके पास, आप आराम करें, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चेतन बिना कुछ कहे चुपचाप सलोनी की गोद में अपना सर रखकर सो गया। चेतन के सो जाने के बाद सलोनी अपनी कलाई की तरफ देखते हुए अपने मन ही मन में बोली, यह तूने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, इसका खामियाजा तुझे भुगतना ही पड़ेगा। इतने में ही काकू दादा, छवि और अनीता जी चेतन के कमरे में आ गए। छवि वहीं दरवाजे पर खड़ी रह गई। सलोनी ने अनीता जी को समझाकर भेज दिया। अनीता जी और छवि दोनों अपने अपने कमरे में चली गई। काकू दादा भी कुछ सोचते हुए अपने कमरे में चले गए। सुबह जब चेतन की आंख खुली तो रात के बारे में सोचकर चेतन एकदम से डर गया। चेतन ने याद करने की बहुत कोशिश की उस सपने के बारे में, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। चेतन अपने आप से बोला, कल रात मुझे डर लगा था, लेकिन क्यों लगा था वह मुझे याद नहीं आ रहा। कहते हुए चेतन उठा और कुछ सूंघते हुए बोला, ये बदबू कहाँ से आ रही है? लगता है जैसे नॉनवेज की हो, कल रात भी आ रही थी। मुझे लगा शायद खिड़की से आ रही होगी, इसीलिए मैंने खिड़की बंद कर दी थी, लेकिन ये तो अभी भी आ रही है। तभी चेतन के कंधे पर हाथ रखते हुए सलोनी पीछे से बोली, गुड मॉर्निंग चेतन, कैसी नींद आई आपको? चेतन सलोनी की ओर मुड़ता हुआ बोला, गुड मॉर्निंग, मेरी नींद तो खैर छोड़ो, जाने दो, तुम बताओ तुम्हें कैसी नींद आई? सलोनी अंगड़ाई लेते हुए बोली, बहुत सुकून भरी नींद आई मुझे तो, बता नहीं सकती आपको। चेतन सलोनी की ओर झुकता हुआ बोला, तुम्हारे दांतों के बीच क्या फंसा हुआ है? पूरे दांत लाल लाल जैसे हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने गुटखा खाना शुरू कर दिया हो? कहकर चेतन जोर जोर से हंसने लगा। सलोनी अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, गुटखा का तो पता नहीं, लेकिन मांस खाना जरूर कर दिया है। सलोनी की बात सुनकर चेतन की हंसी एकदम से रुक गई और बोला, तभी मैं कहूँ रात को मच्छर क्यों नहीं लगते? अब समझ में आया कि सारे मच्छर कहाँ गए। कहकर चेतन फिर से ठहाके लगाकर हंस पड़ा। सलोनी गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद करके रह गई। तभी चेतन पूरे कमरे में घूमता हुआ बोला, ये बदबू कहाँ से आ रही है इतनी बुरी? लगता है नॉनवेज की है।
पर कमरे से कैसे? सलोनी कपड़े लेकर बाथरूम में जाते हुए बोली। हाँ, मैंने ही कल को खाया था नॉनवेज, उसी की आ रही होगी, सफाई कर देना, कहकर सलोनी ने दरवाज़ा बंद कर लिया। चेतन हंसता हुआ बोला, यह लड़की भी ना सुधर नहीं सकती, हर वक्त मजाक के मूड में रहती है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी सलोनी मुझे वापस मिल गई है, वहीं पहले की तरह हंसी मजाक मुझे तंग करना। थोड़ी देर बाद जब सभी लोग नीचे नाश्ता करने के लिए इकट्ठा हुए तो देखा कि सलोनी रसोई में से नाश्ता बनाकर टेबल पर लगा रही थी। सलोनी को इस तरह काम करता देख सभी घर वाले बहुत खुश थे। अनीता जी की खुशी तो शायद 7वें आसमान पर थी, लेकिन काकू दादा एकदम चुप होकर सब कुछ देख रहे थे। जैसे ही चेतन नीचे आया और उसका सामना अनीता जी से हुआ, चेतन के दिमाग में सलोनी की बताई हुई सारी बातें दौड़ने लगी। अनीता जी चेतन से धीमी आवाज़ में बोली, चेतन मुझे लगता है अब तो सलोनी बिल्कुल ठीक हो गई है। लगता है वह शैतान डर कर भाग गया है, लेकिन वह इतना आसानी से कैसे चला गया, ये हैरान करने वाली बात है। चेतन अनीता जी की तरफ नजरें घुमाकर कुर्सी पर बैठते हुए बोला, आपको तो खुश होना चाहिए ना कि अब सलोनी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको तो इससे भी दिक्कत है कि वह शैतान चला कैसे गया। चेतन की बात सुनकर अनीता जी की आंखें फटी की फटी रह गई और बस चेतन की तरफ देखती ही रह गई। तभी सलोनी अनीता जी से बोली, माँ जी आप बैठ जाइए, मैं आप सबके लिए नाश्ता लगाती हूँ। नाश्ता करने के बाद छवि अपने कॉलेज के लिए निकल गई। सलोनी अपने कमरे में और चेतन भी जैसे ही घर से निकलने को हुआ तभी प्रकाश जी आते हुए दिखाई दिए। प्रकाश जी को देख चेतन खुश होता हुआ बोला, नमस्ते प्रकाश अंकल, कैसे हैं आप? प्रकाश जी बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ कैसे हो? चेतन बोला, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई। मैं बस अभी ऑफिस के लिए निकल रहा था, वरना फिर आपसे मुलाकात ही नहीं हो पाती। इतने में अनीता जी वहाँ आई। प्रकाश जी और अनीता जी दोनों ही एक दूसरे की तरफ अजीब सी नज़रों से देखने लगे। चेतन उन दोनों की नज़रों को भांप रहा था, लेकिन चेतन सिर्फ आधा सच ही जानता था, बल्कि तीनों लोग ही सिर्फ आधा सच जानते थे। चेतन प्रकाश जी से बोला, अंकल मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अनीता जी चेतन की बात काटते हुए बोली, अरे प्रकाश जी, आप सुबह सुबह यहाँ, आपको और भी तो काम देखने होते होंगे ना? प्रकाश जी अपना सामूह लेकर रह गए और बोले, हाँ बहन जी, सही कहा आपने, पर मैं तो काकू दादा से मिलने आया था, उन्होंने ही मुझे बुलाया था। अनीता जी बोली, अगर आपको काकू दादा से कोई काम होता है तो आप घर से बाहर ही मिल लिया करिए। अनीता जी को प्रकाश जी से इस तरह से बातें करता देख चेतन और प्रकाश जी का शक सलोनी को बातों को लेकर अनीता जी पर धीरे धीरे अपना रंग पकड़ने लगा। चेतन अनीता जी को रोकते हुए बोला, मम्मी कैसी बात कर रही हैं आप? आपको पता है ना काकू दादा ने बुलाया है अंकल को, और आप जानती है ना इनके आने की वजह सलोनी की वजह से तो ये यहाँ पर आते हैं। अनीता जी बोली, हाँ हाँ मैं सब जानती हूँ किस वजह से आते हैं, मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है। चेतन प्रकाश जी से बोला, अंकल आप चलिए मेरे साथ काकू दादा के कमरे में, वहीं बात कर लेना उनसे। अनीता जी बोली, प्रकाश भाई साहब, अब आपको मेरी बात बुरी लगे है या जो भी हो, अब से आप काकू दादा से घर के बाहर ही मिल लिया करना, जो भी बात करनी है आज ही कर लीजिए, मेहरबानी होगी आपकी, अब आप हमारे घर में मत आना। अनीता जी को प्रकाश जी से इस तरह बातें करता देख चेतन हैरान था और थोड़ा थोड़ा उसे सलोनी की बातों पर भी यकीन सा होता जा रहा था। अनीता जी के इस रवैये से प्रकाश जी भी बहुत ज़्यादा हैरान थे। उन्हें भी लग रहा था कि सलोनी जो कह रही थी वह सच था और उस पर अब कोई साया नहीं है। चेतन प्रकाश जी को काकू दादा के कमरे में ले जाने लगा। तभी अनीता जी पीछे से आवाज़ लगाते हुए बोली, प्रकाश भाई साहब, अब आपको मेरी बात बुरी लगे या भली, लेकिन आज के बाद आप हमारे घर मत आना। चेतन अनीता जी की तरफ मुड़ते हुए बोला, क्यों नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे प्रकाश अंकल, और आपको मना करने का कोई हक नहीं है मम्मी इस तरीके से। आप जानती है ना, हमारे बुरे वक्त में एक प्रकाश अंकल ही थे जिन्होंने अपनी फिक्र ना करते हुए हम लोगों की सहायता की थी,
और आप उनसे ऐसे बातें कर रही हैं? अनीता जी बोली, बेटा चेतन, मुझसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं माँ हूँ तेरी, इसलिए जितना मैं कह रही हूँ उतना ही सुन। प्रकाश जी अपने आप में शर्मिंदा होते हुए चेतन को समझाते हुए बोले, बस कर चेतन, बहुत हो गया। अपनी माँ से इस तरह बहस नहीं करते। अगर अनीता जी को मेरा आना पसंद नहीं है तो मैं नहीं आऊँगा। इतने में काकू दादा यह सब बातें सुनकर अपने कमरे से बाहर निकले और अनीता जी की ओर देखते हुए बोले, बहू ये सब क्या सुन रहा हूँ मैंने पहले तो तुम्हें इस तरीके से बात करते नहीं देखा। अनीता जी अपनी नज़र झुकाकर बोली, माफ़ करना काकू दादा, मुझे आपके सामने इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं इतना साफ साफ कह देती हूँ कि प्रकाश जी अब हमारे घर नहीं आएंगे। काकू दादा बोले, कोई तो वजह होगी जो प्रकाश से इस तरह से बात कर रही हो। चेतन काकू दादा की बात बीच में काटते हुए बोला, हाँ काकू दादा, वजह है, छोटी नहीं बहुत बड़ी वजह है। अगर प्रकाश अंकल नहीं आएंगे तो मम्मी लोगों को इकट्ठा कैसे कर पाएंगी और सारे पड़ोस में खुद को बड़ा कैसे दिखा पाएंगी। काकू दादा चेतन की तरफ आंख दिखाते हुए बोले, ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का। अनीता जी खुला सा मुंह लेकर चेतन की तरफ देखते हुए रह गई और बोली, ये कैसी बात कर रहा है तू, और मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तू मुझसे ये सब कह रहा है? बात क्या है पहले ये बता मुझे। प्रकाश जी चेतन को समझाते हुए बोले, चेतन गलत बात ऐसे बात नहीं करते अपनी माँ से। तुम जाओ, ऑफिस देर हो रही होगी तुम्हें, और मैं भी चलता हूँ। काकू दादा बोले, एक काम करो, तुम दोनों अभी जाओ, शाम को मुझे मंदिर में मिलना, मैं भी वहीं जाऊँगा थोड़ी देर में। काकू दादा की बात सुनकर चेतन और प्रकाश जी चुपचाप निकल गए। सलोनी ऊपर खड़ी ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी और अपने आप से बोली, चलो अब तैयार हो जाओ, अब अगली बाजी के लिए। काकू दादा अपने कमरे में जाते हुए अनीता जी से बोले, शाम को मुझे तुमसे कुछ बात करनी है बहू। काकू दादा की बात सुनकर अनीता जी चुपचाप हाँ में गर्दन हिलाते हुए अपने कमरे में चली गई। घर के बाहर निकलने के बाद प्रकाश जी ने चेतन से कहा, चेतन गलत बात है बेटा, अगर अनीता जी ने मुझसे ये सब कहा तो ज़रूर कोई बात होगी, लेकिन तुम्हें उनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। और यह तुम क्या कह रहे थे पड़ोसियों के आगे? मैं कुछ समझा नहीं। चेतन का वैसे ही दिमाग ख़राब हो चुका था। चेतन अपनी बाइक पर प्रकाश जी को बिठाकर चलाते हुए बोला, अरे कुछ नहीं अंकल, मुझे सलोनी ने बताया था सब कुछ, वहीं जो उसने आपको बताया। प्रकाश जी चेतन के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा सलोनी ने मुझे भी बताया, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। चेतन बोला, अंकल मुझे भी नहीं लगता था, लेकिन आज घर में वह सब देखकर मुझे नहीं लगता सलोनी झूठ बोल रही थी। खैर इन सब बातों को जाने दो, मुझे तो खुशी है इस बात की कि सलोनी अब ठीक है। आपको क्या लगता है? प्रकाश जी लंबी सांस लेते हुए बोले, मुझे भी यही लग रहा है बेटा, सलोनी अब बिल्कुल ठीक है। तुम मुझे मेरे घर तक छोड़कर फिर ऑफिस निकल जाना। ऑफिस पहुंचने के बाद दिन भर चेतन अनीता जी के बारे में सोचता रहा। उसे यकीन ही नहीं था कि अनीता जी ऐसा भी कुछ कर सकती है। सलोनी की बातें चेतन के दिलो दिमाग में पूरी तरह हावी हो चुकी थी। दोपहर बाद चेतन के फ़ोन पर छवि का फ़ोन आया। फ़ोन उठाते ही चेतन हैरानी से बोला, क्या बात कर रही हो छवि? ऐसा कैसे हो सकता है? उसे तो मैं सुबह घर पर छोड़कर आया था। अच्छा एक काम करो, तुम रुको, मैं वहाँ पहुँचता हूँ। इतना कहकर चेतन छवि के कॉलेज की तरफ निकल गया। वहाँ जाकर उसने देखा सलोनी छवि, कुणाल और उसके दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे लड़ा रही थी। चेतन सलोनी को इस तरह हंसता देख एकदम खो गया। तभी चेतन के फ़ोन पर फिर से छवि का फ़ोन बजा। छवि बोली, भैया कहाँ हो आप और कितनी देर लगेगी? चेतन बोला, मैं तुम लोगों की कैंटीन के बाहर ही खड़ा हूँ, मैं अभी अंदर नहीं आऊँगा, तू बाहर आ, फिर मुझे बता सब कुछ क्या हुआ। छवि सबके पास से उठते हुए बोली, तुम लोग तब तक बातें करो, मैं बस आई, थोड़ा काम है। इतना कहकर छवि चेतन के पास आई। चेतन छवि से बोला, सलोनी यहाँ कैसे आई और तुमने उससे पूछा नहीं? उससे तुम्हारे कॉलेज का एड्रेस कैसे पता और उसे तुम्हारे कॉलेज का नाम कैसे पता लगा? छवि बोली, भैया मैंने भाभी से पूछा तो उन्होंने मुझे यही बताया कि मैं अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स घर पर भूल आई थी और उन्हीं में कॉलेज का एड्रेस देखकर भाभी आई। चेतन बोला,
तुझे ज़रूरत थी क्या डॉक्यूमेंट्स की, या फिर तूने फ़ोन किया था घर पर? छवि बोली, नहीं भैया, मुझे ऐसा कोई काम नहीं था उनसे, लेकिन भाभी ने कहा तो मैं सबके सामने क्या कहती, इसीलिए मैंने आपको फ़ोन करके बुलाया। लेकिन भाभी जिस तरीके से बात कर रही है, लगता नहीं भाभी के साथ वह सब। कहकर छवि चुप हो गई। चेतन बोला, हाँ लगता तो मुझे भी नहीं है कि सलोनी पर अब वो शैतान है। देखो किस तरीके से मजाक कर रही है तुम सबके साथ। मुझे लगता है बिल्कुल ठीक हो गई है। तुमने बताया तो नहीं कि मैं यहाँ आया हूँ? छवि बोली, नहीं, लेकिन मैं अभी सबके साथ जाकर बैठ जाऊँगी, तब आप मेरे पास फ़ोन करना और मैं फ़ोन भाभी को दे दूँगी। चेतन बोला, सलोनी का फ़ोन कहाँ है? छवि बोली, भाभी तो अपना फ़ोन आजकल रखती ही नहीं है अपने पास। अंदर कैंटीन में सभी लोग सलोनी के साथ इस तरह से घुल मिल गए थे मानो जैसे सलोनी को वह लोग कब से जानते हो। कुणाल बोला, वैसे मानना पड़ेगा भाभी, आपसे बात करके लगा ही नहीं कि हम सब लोग आपसे पहली बार मिल रहे हैं। इतने में छवि भी वहाँ पर आकर उन लोगों के साथ हंसने लगी। तभी छवि के फ़ोन पर चेतन का फ़ोन आया। छवि ने फ़ोन सलोनी को दिया। फ़ोन रिसीव करते ही सलोनी ने चेतन को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया और बोली, चेतन आप जहाँ कहीं भी हो जल्दी से छवि की कॉलेज आ जाइए, मैं वहीं पर हूँ। घर पर बोर हो रही थी और छवि के कुछ डॉक्यूमेंट्स भी थे, उन्हें देने के लिए उसकी कॉलेज आ गई हूँ। चेतन बोला, हाँ मैं भी उसी तरफ हूँ, बस 5 मिनट में आता हूँ। थोड़ी देर बाद चेतन भी उन सब लोगों के पास आकर बैठ गया। काफ़ी देर तक सभी लोग हंसी मजाक करते रहे। थोड़ी देर बाद सभी लोग सलोनी को बाय कहकर और फंक्शन में इनवाइट करके चले गए। अब सिर्फ कुणाल, छवि, चेतन और सलोनी ही बाकी थे। कुणाल उठते हुए बोला, मैं आप सबके लिए कॉफ़ी लेकर आता हूँ। कुणाल के जाने के बाद सलोनी चेतन का हाथ पकड़कर छवि की तरफ देखते हुए बोली, आई एम सो सॉरी, मैं तुम दोनों से माफ़ी चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसे झूठ बोलना नहीं चाहिए था। छवि जैसे ही कुछ कहने को हुई, सलोनी बोली, मैं जानती हूँ छवि, तुम्हें उन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सबके सामने मुझे यह कहने में अजीब सा लगा कि मैं घर पर बोर हो रही थी, इसीलिए यहाँ आ गई। दरअसल मेरा घर पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। बाहर हॉल में तुम्हारे कुछ डॉक्यूमेंट्स पर तुम्हारे कॉलेज का एड्रेस था, तो मैं यहाँ आ गई, शायद तुमने सुबह रख दिए होंगे टेबल पर। छवि सलोनी की तरफ मुस्कुराते हुए बोली, इट्स ओके भाभी, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ आप घर पर बोर हो रही होंगी। चेतन भी बोला, अरे कोई बात नहीं, इसमें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम बोर हो रही थी तो मुझसे कह देती, मैं तुम्हें कहीं घुमा ले जाता। सलोनी बोली, नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा कहने में आपको, ऑफिस में भी तो ज़रूरी काम होगा ना। इतने में कुणाल कॉफ़ी लेकर आ गया और सभी लोग कॉफ़ी पीते हुए बातें करने लगे। तभी सलोनी बाहर की तरफ देखकर चेतन के कंधे पर हाथ मारते हुए तेज आवाज़ में बोली, देखिए चेतन, वो देखिए कितना प्यारा खरगोश है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, प्लीज़ मुझे लाकर दीजिए ना, हम उसे अपने घर ले जाएंगे। चेतन सलोनी की तरफ देखकर बोला, कैसी बात कर रही हो तुम सलोनी, ये शायद कॉलेज वालों का होगा, वो नहीं देंगे हमें। सलोनी मायूस होते हुए बोली, प्लीज चेतन, आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। छवि, जाओ ना अपने भैया के साथ वह खरगोश ले आओ ना, देखो कितना अच्छा लग रहा है। छवि उठते हुए चेतन से बोली, अरे भैया, भाभी ने पहली बार तो कुछ मांगा शादी के बाद, उसमें भी आप ऐसे नखरे कर रहे हैं। चलिए हम पार्क से खरगोश भाभी के लिए लेकर आते हैं, कोई कुछ कहेगा तो उनसे मैं बात कर लूँगी। इतना कहकर चेतन और छवि खरगोश लेने के लिए बाहर चले गए। सलोनी चमकती हुई आंखों से अभी भी उस खरगोश को देखे जा रही थी। कुणाल सलोनी की आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए बोला, अरे भाभी, मैं भी बैठा हूँ इधर, आप मुझसे बात कर सकती हैं, इतना भी बुरा नहीं हूँ मैं, लेकिन खैर जाने दीजिए, मुझे लगता है आपको खरगोश ज़्यादा पसंद है। सलोनी खरगोश की ओर देखते हुए मुस्कुराकर बोली, अरे तुम्हें क्या पता यह मुझे कितना पसंद आया, और इसे खाकर तो मज़ा ही आ जाएगा। कहकर सलोनी एकदम से खांस उठी। कुणाल बोला, क्या मतलब आपका, इसे खाओगे? सलोनी कुणाल के चेहरे के आगे अपने नाखून दिखाते हुए बोली, तुम कहो तो तुम्हें भी अपना शिकार बना लूं?
कहकर सलोनी जोर से हंस पड़ी। कुणाल पहले तो थोड़ा सोच में पड़ा, लेकिन फिर सलोनी के हंसने के बाद हंसते हुए बोला, क्या भाभी, आपने तो डरा ही दिया, लेकिन आप मजाक भी डेंजर वाले करती हैं। सलोनी गंभीर आवाज़ में कुणाल से बोली, मेरा मजाक जाने दो, लेकिन जो मजाक किस्मत तुम्हारे साथ कर रही है उसका क्या करोगे तुम? कुणाल एकदम से हैरान होते हुए बोला, किस्मत और मजाक मेरे साथ? मैं कुछ समझा नहीं भाभी। सलोनी मुस्कुराते हुए बोली, अब इतने भी ना समझ नहीं हो तुम जितना बन रहे हो। कुणाल फिर से हैरान होते हुए बोला, सच में भाभी मुझे कुछ समझ नहीं आया, आप क्या कहना चाह रही हैं? जो भी कहना चाहती हैं आप खुलकर बोलिए। सलोनी बोली, तो बताओ फिर कितना प्यार करते हो छवि से? सलोनी की बात सुनकर कुणाल को एकदम से खांसी आने लगी। क्या भाभी, कैसा मजाक कर रही हैं आप? सलोनी बोली, पहले शांत हो जाओ, अपनी खांसी बंद करो और जो मैं पूछ रही हूँ वह बताओ। कुणाल पानी का गिलास उठाकर 2 घूंट पीते हुए बोला, हाँ अब आप पूछिए, क्या पूछना है आपको? सलोनी बोली, हाँ तो बताओ, प्यार करते हो ना सलोनी से? कुणाल बोला, आपसे किसने कहा ऐसा? छवि ने कहा क्या? सलोनी अपने लटों को सही करते हुए बोली, छवि ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं है और मुझे लगता भी नहीं है तुम दोनों में से किसी को कुछ कहने की ज़रूरत है। तुम्हारी बातों से, आंखों से सब कुछ साफ साफ पता चलता है। सच सच बताओ, दोनों प्यार करते हो ना एक दूसरे से? कुणाल बोला, भाभी जब आपको सब कुछ पता है तो अब मैं क्या ही कहूँ। सलोनी बोली, तो बताओ फिर शादी करना चाहते हो छवि से? कुणाल शर्माते हुए बोला, क्या भाभी आप तो डायरेक्ट रिश्ते की बात करने आई हैं। सलोनी बोली, जल्दी बताओ, चेतन आ जाएंगे तो फिर मैं बात नहीं कर पाऊंगी उनके सामने। कुणाल बोला, हाँ भाभी करना चाहता हूँ, लेकिन अभी तो हमारा कॉलेज चल रहा है। सलोनी थोड़ा खामोश होकर बोली, करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाओगे। कुणाल फटी सी आंखों से सलोनी की तरफ देखते हुए बोला, मैं कुछ समझा नहीं भाभी, मैं शादी करना चाहता हूँ छवि से। सलोनी बोली, तुम चाहते हो लेकिन मैं छवि का नहीं कह सकती, और अगर वह चाहती भी है तो भी नहीं करेगी तुमसे शादी। कुणाल बोला, भाभी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? सलोनी बोली, हमारे काकू दादा, शायद तुम जानते होगे उनके बारे में। उन्होंने छवि के गले में जो माला पहनाई है उसकी वजह से छवि कभी तुम्हें अपने करीब नहीं आने देगी और ना ही कभी तुम शादी कर पाओगे उससे। कुणाल फिर से पानी का घूंट पीते हुए बोला, क्या क्या बात कर रही हैं भाभी आप? हाँ मैंने सुना है छवि के मुंह से काकू दादा के बारे में, लेकिन उन्हें हमारी शादी से क्या दिक्कत है? सलोनी थोड़ा और गंभीर होते हुए बोली, यह हमारी कुछ घर की आपसी बातें हैं, तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन जो मैं बता सकती थी वह मैंने तुम्हें बता दिया, अब आगे तुम जानो। कुणाल सलोनी से रिक्वेस्ट करते हुए बोला, प्लीज़ भाभी आप ही कुछ सॉल्यूशन दीजिए ना, मैं छवि से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ, आप जो कहेंगे मैं करूँगा, आप कहो तो मैं काकू दादा से बात करूं? सलोनी तेज आवाज़ में बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा सोचना भी मत। अगर तुम शादी करना चाहते हो किसी भी हाल में तुम्हें छवि के गले से वो माला निकलवानी होगी, उसके बाद मैं संभाल लूँगी। कुणाल हंसते हुए बोला, बस इतनी सी बात? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, आप देखना कल कैसे फंक्शन के दौरान या फिर उससे पहले ही मैं छवि के गले से वो माला उतरवा दूंगा, और प्लीज़ आप कल हमारा फंक्शन देखने ज़रूर आना। सलोनी गहरी मुस्कुराहट के साथ बोली, तुम उसकी फ़िक्र मत करो, मैं ज़रूर आऊँगी, बस तुम इतना ज़रूर कर देना। इतने में चेतन और छवि वहाँ आ गए। चेतन सलोनी की गोद में खरगोश रखते हुए बोला, यह लो तुम्हारी अमानत, बहुत परेशान कर दिया इसने, इतना भगाता है ये। छवि हंसते हुए बोली, भाभी भैया तो अभी से परेशान हो गए। सलोनी खरगोश को गोद में लेकर बहुत प्यार से दुलारने लगी। चेतन बोला, अब अगर खरगोश से सारा दुलार हो गया हो तो घर चलें? छवि बोली, हाँ भैया आप भाभी को लेकर जाओ, मैं ऑटो से आ जाऊंगी।
सलोनी खड़े होते हुए बोली, मैं तुम्हारे भैया के साथ निकल रही हूँ, तुम कुणाल के साथ आ जाना, ओके। इतना कहकर सलोनी चेतन का हाथ पकड़कर बाहर आने लगी। चेतन बोला, छवि भी हमारे साथ ही आ जाती। सलोनी बोली, थोड़ा वक्त मुझे भी दे दीजिए। चेतन बोला, क्या बात है, आज तो तुम अलग ही मूड में हो, और तुम्हारा खरगोश कहाँ है? सलोनी अपना बैग ठीक करते हुए बोली, वो मैंने छवि को दे दिया है, वो लेकर आ जाएगी। सलोनी चेतन से बात करते हुए उसके साथ घर की ओर निकल गई। चेतन और सलोनी के जाने के बाद कुणाल छवि की ओर हंसते हुए बोला, क्या बात है यार, तेरी भाभी तो एकदम बिंदास है। छवि अपने बाल घुमाते हुए बोली, हाँ तो भाभी किसकी है? अब अगर सब बातें हो गई हो तो जल्दी से चल, मुझे घर भी जाना है। कुणाल बोला, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। छवि कैंटीन से बाहर निकलती हुए बोली, जो भी बात करनी है कल करेंगे, अभी बहुत लेट हो रहा है मुझे। कुणाल भी छवि के पीछे पीछे आते हुए बोला, कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज़रूरी है, तू आज रात सोच ले अच्छे से, जो मैं तुझसे कल कहूँगा तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। उसके लिए तू चाहे अपने हाथ जुड़वा ले या चाहे तो पैर पकड़वा ले। छवि बोली, ठीक है, रात को बात करते हैं इसके बारे में। घर पर आने के बाद सलोनी अपने कमरे में चली गई। चेतन अपनी बाइक खड़ी करके जैसे ही सीढ़ियों पर चढ़ने को हुआ, अनीता जी बोली, बेटा सलोनी कहाँ है? मुझे छवि ने बताया फ़ोन करके कि वो उसके कॉलेज गई है, तेरे साथ आई है या नहीं? चेतन रूखी सी आवाज़ में बोला, आपको इतनी फिक्र थी तो जब सलोनी घर पर थी तब तो नहीं पूछा उससे। इतना कहकर चेतन अपने कमरे में चला गया। अनीता जी बस देखती ही रह गई। चेतन के रवैये को वह समझ ही नहीं पा रही थी। सलोनी चेतन से बोली, आपको काकू दादा ने शाम को बुलाया है ना? मैंने सुना था। चेतन अपना बैग रखते हुए बोला, हाँ बस अभी चेंज करके मैं मंदिर ही जा रहा हूँ, तुम भी चलो। सलोनी अपनी मुट्ठी बंद करके अपने दांतों को पीस कर रह गई और बोली, नहीं, मुझे माँ जी के साथ रसोई में खाना बनवाना है, आप जाइए, मैं कभी और चली जाऊंगी। और आप मेरी बात मानो तो आप भी मत जाओ, क्या पता काकू दादा अब कोई नई बात ना खड़ी कर दे। चेतन हंसते हुए बोला, अरे तुम उसकी फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। चेतन और प्रकाश जी दोनों काकू दादा के पास मंदिर में इकट्ठा हुए। काकू दादा बोले, पहले तुम मुझे यह बताओ कि यह सब क्या चल रहा है। मैं जान रहा हूँ कुछ तो है। चेतन बेटा, तुम मुझे सच बताओ क्या बात है, और प्रकाश तुम भी। चेतन और प्रकाश जी ने बारी बारी से अपनी बात काकू दादा को बताई। उनकी बात सुनकर काकू दादा अपनी आंखें बंद करते हुए बोले, तुम दोनों बेवकूफ़ बन रहे हो। जो तुम्हें दिखा रहा है और जो बताया जा रहा है वो सब उस शैतान का एक मायावी जाल है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। प्रकाश जी हैरान होते हुए बोले, ऐसा कैसे हो सकता है काकू दादा? सलोनी को देखकर तो अब नहीं लगता कि अब वो शैतान उस पर हावी होगा। काकू दादा मुस्कुराते हुए बोले, प्रकाश बेटा, इतनी सिद्धियां तो मेरे पास हैं कि मैं ये जान सकूं कि कोई बुरी शक्ति किसी इंसानी शरीर से पूरी तरह गई है या नहीं। मैं हर रोज मंदिर में आकर अपनी साधना करता हूँ। मैं अपनी विद्या से अभी उस शैतान का मुकाबला नहीं करना चाहता, क्योंकि उससे मेरी सिद्धि और साधना पर असर पड़ता है, और मैं अपनी सारी शक्ति पूजा के दौरान लगाना चाहता हूँ, और इस बात का अंदाज़ा उस शैतान को है, इसीलिए वो ये सब हथकंडे अपना रहा है। अच्छा होगा तुम लोग अपनी अपनी होशियारी से काम लो। थोड़ी देर बाद काकू दादा और चेतन घर पर आए और उन्होंने देखा सलोनी सबको हंस हंस कर बड़े प्यार से खाना परोस रही थी। एक पल के लिए चेतन के मन में ख्याल आया कि काकू दादा की सारी बातें बेवजह हैं। चेतन के मन में जैसे कोई द्वंद्व चल रहा हो। खाने के बाद सभी अपने कमरे में चले गए। काकू दादा अनीता जी को समझाते हुए बोले, बेटा इस वक्त बस शांत रहो,
जो हो रहा है होने दो, कोई कुछ भी मत कहो, बस अंत में सब ठीक होगा। इतना कहकर काकू दादा भी अपने कमरे में चले गए। अनीता जी असमंजस में पड़ गई और सारे सवालों को अपने मन में रखकर ही अपने कमरे में आ गई। सलोनी चेतन के सर में मालिश करते हुए बोली, चेतन, हम शादी के बाद कहीं घूमने नहीं गए ना? एक काम करते हैं, हम कहीं घूमने चलते हैं। चेतन मन ही मन यह तय कर बैठा कि काकू दादा को ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। सलोनी अब बिल्कुल ठीक है और मुस्कुराते हुए बोला, जैसा तुम कहो, हम चलेंगे, पर यह बताओ तुमने छवि से खरगोश लिया या नहीं? सलोनी गहरी मुस्कुराहट में मुस्कुराती हुई बोली, वो खरगोश जाएगा कहाँ, मेरा है, मेरे पास ही आएगा। दूसरी तरफ कुणाल छवि से फ़ोन पर बोला, भाभी कहाँ हैं? खरगोश के साथ मस्ती कर रही होंगी ना, पूरे घर में खरगोश उछल रहा होगा। छवि बोली, पता नहीं, मैंने तो उसे देखा ही नहीं, भाभी के पास ही होगा, शायद उनके कमरे में होगा। अब तू बता क्या कह रहा था? कुणाल बोला, अब मैं जो भी कहूँगा कल कहूँगा, लेकिन तू सोच ले, मेरे प्यार के लिए बस इतना सा कर देना, उसके बाद मैं ज़िंदगी भर तुझसे कभी कुछ नहीं मांगूँगा। और मैं तुझसे एक प्रॉमिस चाहता हूँ कि जो मैं कल कहूँ वो तुझे करना होगा। छवि सोचते हुए बोली, मैं कोई ऐसा वैसा प्रॉमिस नहीं करूँगी, क्या पता तेरा खुराफाती दिमाग क्या कहे। कुणाल गंभीर होते हुए बोला, छवि, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस हूँ। छवि चुप होते हुए बोली, अच्छा ठीक है, इस बारे में कल सुबह बताती हूँ, अब मैं रखती हूँ। इतना कहकर छवि ने फ़ोन रख दिया। चेतन के सो जाने के बाद सलोनी बिस्तर से उठी और अपना बैग उठाकर स्टोर रूम की तरफ जाने लगी और वहाँ पहुँचने के बाद अपने बैग को लेकर ज़ोर ज़ोर से खुश होते हुए झूमने लगी। दोस्तों, इस कहानी को आगे सुनाऊं उससे पहले कमेंट में आप सभी लोग अपना अपना नाम लिख दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो कहानी अब आगे। सलोनी अपना बैग लेकर स्टोर रूम में आती है और अपने बैग को लेकर पूरे कमरे में झूमते हुए बहुत खुश होती है। झूमते झूमते अचानक सलोनी रुकते हुए खुद से ही बोली, आ रे रुक जा, रुक जा, थम जा, ज़्यादा घूमने से चक्कर आएगा। कहकर सलोनी हंसते हुए अपने बैग की चैन खोलने लगी और उसमें से उस खरगोश के सिर को जोर से पकड़कर खींचा, जो कि अब तक मर चुका था, जिसे सलोनी ने कॉलेज से निकलते वक्त ही रास्ते में उसका मुंह दबाकर उसके गर्दन को मरोड़ दिया था। खरगोश को बैग से निकालने के बाद सलोनी ने बैग दूसरी तरफ फेंक दिया और उस बेजान खरगोश को पकड़कर ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगी और पूरे कमरे में उसे खूब तेज तेज उछाल उछाल कर खुद भी कमरे में उछल रही थी और फिर एक कोने में जाकर बैठ गई और उस खरगोश की पूंछ खाना शुरू कर दी। पूंछ खाने के बाद सलोनी ने अगला वार उसके कानों पर किया और जल्दी से कच 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 करते हुए उसके कानों को भी खा गई। उसके कपड़े और उसका मुंह पूरा खून से सन गया था। उसके बाद सलोनी ने उसके चारों पैरों को भी एक एक करके खाया और उस बचे हुए खरगोश को वापस से अपने बैग में उठाकर रख दिया। पूरे कमरे में खून ही खून हो गया था। सलोनी का बैग भी पूरा खून से लथपथ हो चुका था और उसके कपड़े पूरे खून में लाल हो गए थे। उसके नाखूनों पर खून लगा था और उसके मुंह से खून टपक रहा था। सलोनी अंगड़ाई लेकर उठी और अपना मुंह पोंछकर बैग उठाकर चुपचाप स्टोर रूम से निकलकर अपने कमरे में आ गई और वहाँ कपड़े बदलकर हाथ मुंह धोकर वापस से लेट गई। दूसरी तरफ कुणाल लगभग अपनी एक नींद पूरी कर चुका था, तभी उसे प्यास लगी। नींद में कुणाल ने अपना हाथ पास ही में रखी मेज पर बोतल को ढूंढने के लिए बढ़ाया,
बोतल को हाथ में लेने के बाद उसे महसूस हुआ कि बोतल खाली है। कुणाल ने बोतल को वहीं रखा और नींद में फिर से अपना हाथ उस टेबल पर इधर उधर किया। तभी उसे महसूस हुआ जैसे उसका हाथ किसी में गीला गीला हो गया। कुणाल को लगा शायद पानी फैल गया है और जैसे ही कुणाल उठने को हुआ, ऊपर से एक बहुत विशाल सा धुएं के रूप में एक काला साया कूदता हुआ कुणाल की छाती पर आकर बैठ गया। कुणाल की आंखें एकदम बाहर निकल आई, उसके हाथ पैर वहीं जम गए। कुणाल जैसे ही चिल्लाने को हुआ, उस साय ने अपने लंबे लंबे पैने से नाखून कुणाल के होठों पर घुमाना शुरू कर दिया। कुणाल की सांसें वहीं की वहीं रुक गई। कुणाल पूरा पसीने में नहा चुका था। जैसे ही कुणाल ने पलक झुकाकर फिर से खोली, वो साया एकदम से गायब हो गया। कुणाल के हाथ पैर एकदम ढीले पड़ गए। उसे समझ नहीं आया जो भी उसके साथ हुआ। कुणाल खुद को संभालते हुए जैसे ही करवट लेकर उठने को हुआ, उसने देखा कि वही काला साया उसके पास लेटा है और वह बिना आवाज़ के अपना मुंह खोलकर जोर से चिल्लाने लगा। उसके मुंह में लग रहा था जैसे आग लगी हो और उसकी तपन कुणाल को महसूस हो रही थी। जैसे ही उस साय ने बिना आवाज़ के अपना मुंह खोला, लगा जैसे वह चिल्ला रहा हो। कुणाल की बहुत ज़ोर से चीख निकल गई। कुणाल की चीख सुनकर सभी घर वाले उसके पास आए। उन्होंने देखा कि कुणाल बेहोश पड़ा था। कुणाल की मम्मी कुणाल को उठाने की कोशिश कर रही थी और साथ ही साथ रोई भी जा रही थी। कुणाल के पापा जल्दी से एक गिलास में पानी लाए और कुणाल के चेहरे पर छिड़का, जिससे कुणाल को थोड़ा थोड़ा होश आने लगा। होश आने के बाद कुणाल अपनी मम्मी के गले लग गया। कुणाल के पापा उसकी पीठ सहलाते हुए बोले, क्या हुआ बेटा, कोई सपना देख लिया क्या? कुणाल गहरी गहरी सांस लेते हुए बोला, पता नहीं पापा, सपना था या सच था, लेकिन समझ नहीं आया मेरे साथ जो भी हुआ। लगा जैसे कोई मेरी छाती पर बैठा हो और मेरा दम घुट रहा था। कल से मेरे साथ कुछ अजीब सा हो रहा है। कुणाल की मम्मी उसे समझाते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटा, ज़रूर तुझे कोई वहम हुआ होगा, तूने कोई बुरा सपना देखा होगा। दिन भर तुम लोग अपने दोस्तों के साथ न जाने क्या क्या बातें करते हो, वहीं सब कुछ बातें दिमाग में रहती है। तू फिक्र मत कर, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। कुणाल के पापा अपनी जेब से माचिस निकाल कर कुणाल के तकिए के नीचे रखते हुए बोले, अब डरने वाली कोई बात नहीं है, मैंने माचिस रख दी है, अब तुझे नींद आ जाएगी। अगर तू कहे तो मैं तेरे पास सो जाऊं? इतना कहकर कुणाल के पापा हंस पड़े। कुणाल अपने पापा को अपने ऊपर हंसता देख मासूम सा मुंह बनाकर बोला, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सो जाऊंगा, आप लोग सो जाइए। सुबह जब चेतन सोकर उठा तो उसने देखा सलोनी नहाकर आ चुकी थी और अपने बाल सुखा रही थी। सलोनी को देखकर चेतन बोला, क्या बात है, आज इतनी जल्दी सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं तुमने कहीं घूमने जाने का प्लान बना लिया हो और मुझे पता भी ना हो? सलोनी उठकर चेतन के गाल खींचते हुए बोली, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन आज मुझे छवि के कॉलेज जाना है, बहुत ज़रूरी है मेरा वहाँ जाना। चेतन अपने बाल ठीक करते हुए बोला, अरे हाँ, मैं तो भूल गया, तुम ही तो गेस्ट हो आज की, तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी होगा। चेतन की बात सुनकर सलोनी गुस्से में चेतन की ओर घुंसा बनाकर आते हुए बोली, ज़्यादा बोलने की कोशिश मत करना, तुम्हें क्या पता मैं कौन हूँ, आज मैं वहाँ की गेस्ट ऑफ ऑनर हूँ। इतना कहकर सलोनी हंस पड़ी। चेतन भी ठहाके मारकर हंस पड़ा और बोला, तुम चली जाना छवि के साथ ही, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी आने में, मैं बाद में आकर तुम लोगों को ज्वाइन कर लूँगा। सलोनी बोली, ठीक है, मैं चली जाऊँगी, तो फिर आप एक काम करिए, आप ऑफिस जाकर ही नाश्ता कर लेना और जल्दी निकल जाइए ताकि आप जल्दी आ पाओ। चेतन बोला, आइडिया अच्छा है, मैं निकल जाता हूँ तैयार होकर। सलोनी बोली, हाँ, मैं भी नीचे जा रही हूँ। चेतन बिना नाश्ता किए ऑफिस के लिए निकल गया। अनीता जी सलोनी से बोली, बेटा चेतन कहाँ है? सलोनी बोली, पता नहीं माँ जी, क्या हो गया है, मुझसे अच्छे से बात ही नहीं करते, कल भी मुझ पर गुस्सा कर रहे थे घर पर आकर और आज बिना नाश्ता किए ही चले गए, न जाने क्या हो गया है। तभी छवि अपने कमरे से तैयार होकर निकलती हुई बोली, भाभी आप चल रही हो ना,
या फिर बाद में आओगी? सलोनी हंसते हुए छवि के पास आई और उसके कान में बोली, अभी तो कुणाल तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा, तो मुझे कबाब में हड्डी बनने से अच्छा है तुम चली जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी। इतना कहकर सलोनी ज़ोर से हंस गई। छवि शर्माते हुए बोली, क्या भाभी आप भी ना, कैसा मजाक करती हैं। अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ, लेकिन आप भी जल्दी आ जाना प्लीज़। इतना कहकर छवि निकल गई। सलोनी अनीता जी से बोली, माँ जी मैं भी तैयार होकर जाती हूँ, कॉलेज जाना है छवि के, उसको मेरी ज़रूरत पड़ सकती है तैयार होने में। सलोनी भी हंसते हुए अपने कमरे में चली गई। अनीता जी छवि और सलोनी के बीच इस तरह का हंसी मजाक देखकर बहुत खुश हुई और अपने आप को पूरी तसल्ली दे चुकी थी कि सलोनी अब ठीक है। सलोनी ने कमरे में जाकर अपना कमरा अंदर से बंद किया और फिर से अपना बैग लेकर बैठ गई। बैग खुलने के बाद सलोनी फिर से खरगोश को बाहर निकालती है, जिसकी गंध पूरे कमरे में फैल जाती है। सलोनी नीचे ज़मीन पर बैठकर एकदम जैसे ही खरगोश में दांत गाड़ती है, खून पिचकारी की तरह से निकलता हुआ ऊपर और एक गिरधधार की तरह फैल जाता है। सलोनी खरगोश को खाते हुए ज़मीन पर बिखरे खून पर अपनी उंगलियां घुमा घुमा कर अजीब अजीब सी आकृतियां बनाने लगती है और खरगोश को पूरा खाने के बाद कमरा साफ करके खुद भी तैयार होकर नीचे आती है। सलोनी को देख अनीता जी कहती है, अरे बेटा कपड़े क्यों बदल दिए, अच्छी तो लग रही थी उनमें भी। सलोनी बोली, नहीं माँ जी, उसमें शायद किसी चीज़ के निशान लगे थे, इसीलिए मैंने बदल दी। काकू दादा भी अपने कमरे से निकलते हुए अनीता जी से बोले, अनीता बहू यह घर में बदबू कैसी आ रही है। कहते हुए काकू दादा सलोनी और अनीता जी के पास आए। अनीता जी भी बोली, हाँ काकू दादा बदबू तो आ रही है, पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, बहुत अजीब सी आ रही है। सलोनी ने पहले अनीता जी के पैर छुए और फिर काकू दादा के पैर छूते हुए बोली, काकू दादा आप तो महान ज्ञानी है ना, पता लगा लीजिए बदबू कहाँ से आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने कच्चा मांस खाया हो, उसकी बदबू आ रही है। इतना कहकर सलोनी खड़ी हुई। काकू दादा आशीर्वाद देते हुए बोले, खुश रहो बेटा खुश रहो, और बदबू जिसकी भी हो मैं पता लगा लूँगा, तुम फिक्र मत करो, तुम जाओ तुम्हें देर हो रही होगी। सलोनी मुड़कर घर से बाहर निकलते हुए अपने आप में मुस्कुराई और मन ही मन में बोली, किसी दिन मैं तुझे भी ऐसे ही खा जाऊंगा, काकू दादा तुझे खबर भी नहीं लगेगी। इतना कहकर सलोनी छवि के कॉलेज के लिए निकल गई। सलोनी आज कुछ अलग ही अंदाज में तैयार हुई थी। छोटी गोल बिंदी माथे पर, बेबी पिंक कलर की लिपस्टिक, फ्री पल्लू की साड़ी और अपने लंबे लहराते हुए खुले बाल, हाथों में सिंपल सी लाल चूड़ियाँ और ब्लैक कलर की साड़ी। सलोनी जैसे ही छवि के कॉलेज पहुँची, सभी लोग सलोनी को घूर घूर कर देखने लगे। लड़कों को अपनी तरफ घूरता देख सलोनी अपने मन में बोली, बहुत नज़र डाल रहे हो मेरी दुल्हन पर, सबके सब मारे जाओगे। सलोनी सभी की तरफ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती जा रही थी और पूछते हुए छवि के रिहर्सल हॉल में पहुंची। वहां छवि के सभी दोस्त सलोनी को देखकर एकदम खुश हो गए और उसके चारों ओर आकर उसे घेर लिया। सारी लड़कियां सलोनी की साड़ी, उसके बाल और उसके लुक की बहुत तारीफ कर रही थी। लड़कों की तो जैसे आंखें फटी की फटी रह गई हो। तभी कुणाल सभी को साइड करता हुआ पीछे से आया और बोला, अरे बस भी करो, और कितना ताड़ोगे, भाभी है मेरी। सलोनी कुणाल की तरफ मुस्कुराते हुए बोली, अभी तो तुम्हारी भाभी नहीं बनी मैं। कुणाल हंसते हुए बोला, अरे हाँ सॉरी मेरी होने वाली भाभी, लेकिन आज तो आप मेरी भाभी बन ही जाओगी, ऑफिशियल भी। आपको याद है आपका प्रॉमिस। सलोनी अपने बाल ठीक करते हुए बोली, मुझे मेरा प्रॉमिस याद है, लेकिन उससे पहले तुम्हें भी कुछ करना है, याद है या भूल गए। कुणाल बोला, बिल्कुल भी नहीं भूला और अच्छे से याद है, आप बस इंतज़ार करो। सलोनी बाकी लोगों से बातें करने लगी। कुणाल छवि के पास गया
और उसे बताया कि सलोनी आ गई है। छवि बोली अच्छा ठीक है, मैं जरा भाभी से मिलकर आती हूँ। छवि जैसे ही बाहर जाने को हुई, कुणाल ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, रुक छवि, तुझे याद है कल मैंने कुछ कहा था? छवि बोली हाँ मुझे याद है, फंक्शन के बाद बात करते हैं ना इस बारे में। कुणाल बोला नहीं, मुझे अभी बात करनी है और बहुत ज़रूरी है। पहले तू मुझे प्रॉमिस कर, जो मैं तुझसे कहूँगा तू करेगी ना मेरे लिए प्लीज़। छवि कुर्सी पर बैठते हुए बोली, पहले ये बता तू कुछ ऊट पटांग तो नहीं बोलने वाला? कहीं ऐसा तो नहीं कोई वाहियात सा मजाक करने वाला हो? कुणाल सीरियस होते हुए बोला, नहीं यार मैं बहुत सीरियस हूँ और बस तेरे लिए हूँ और हमारे प्यार के लिए हूँ, तू बस प्रॉमिस कर। छवि कुणाल का हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोली, अच्छा ठीक है किया प्रॉमिस, जो तू कहेगा मैं करूँगी, अब बता क्या करना है। कुणाल थोड़ा सोचते हुए बोला, तुझे बस जब हमारा परफॉर्मेंस हो इतनी देर के लिए तुझे यह माला गले से निकालनी है, क्योंकि यार अच्छा नहीं लगेगा और मैं हमारी इस परफॉर्मेंस को हमेशा के लिए यादगार बनाना चाहता हूँ। अब तू इसे चाहे मेरा बचपना कहे या जो भी कहे, बस इतना ही करना है तुझे मेरे लिए। कुणाल की बात सुनकर छवि अपने माथे पर हाथ मारते हुए बोली, हे भगवान क्या लड़का है तू, डरा ही दिया। मैं समझे पता नहीं शायद कुछ बहुत सीरियस होगा, तो यार इतनी सी बात के लिए तूने जाने क्या क्या बोल दिया, प्रॉमिस प्यार व्यार। अगर तू ऐसे ही कहता तो मैं वैसे भी निकाल देती। कुणाल झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोला, मैं जानता हूँ ना तू नहीं उतारती, कहती मेरे काकू दादा गुस्सा करेंगे वगैरह वगैरह। अभी इस माला को निकाल दे, बाद में पहन लेना। कुणाल की बात सुनकर छवि जोर से हंस पड़ी और गले से माला निकालकर कुणाल के हाथ में रखते हुए बोली, यह ले, तुझे बहुत दिक्कत हो रही थी ना इससे, जैसे मेरा दूसरा बॉयफ्रेंड हो ये कोई, रख ले अपने पास, परफॉर्मेंस के बाद तुझसे ही लूँगी, याद रखना, अगर ये खोई ना तो तेरी जान ले लूँगी। माला लेते हुए कुणाल मन ही मन बहुत खुश हुआ और जल्दी से माला लेकर अपनी जेब में रख ली। थोड़ी देर बाद चेतन भी आ गया और सभी ने छवि और कुणाल का परफॉर्मेंस बहुत एंजॉय किया। परफॉर्मेंस के बाद छवि चेंज करने चली गई। कुणाल ने मौका मिलते ही सलोनी से बात की और अपनी पॉकेट से माला निकालकर सलोनी को देते हुए बोला, ये लो भाभी, आपने जो कहा था मैंने कर दिया, अब इस माला को आप जो भी करो आप देख लेना, लेकिन प्लीज़ अब मेरी और छवि की शादी आपको ही करानी है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख लेना। माला देखते ही सलोनी एकदम पीछे हो गई और पीछे होते हुए बोली, नहीं नहीं नहीं, ये माला तुम अपने पास ही रखो और हो सके तो एक काम करो, तुम इस माला को कहीं ऐसी जगह फेंक दो जहाँ से कभी किसी को मिले ही ना, और बाकी अब मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब ठीक कर दूँगी। इतना कहकर सलोनी जाने को हुई। तभी कुणाल बोला, थैंक यू सो मच भाभी, अगर आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता मेरा। वैसे एक बात कहूँ, आप सच में आज बहुत सुंदर लग रही हैं। कुणाल की बात सुनकर सलोनी हंसते हुए बोली, अरे ये तो अभी शुरुआत है, अब तो तुम्हारी ज़िंदगी पूरी सुंदर होने वाली है। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में देखो क्या क्या सुंदर नज़ारे लाती हूँ। इतना कहकर सलोनी चली गई। चेंज करने के बाद छवि कुणाल के पास आई। कुणाल अब तक उस माला को कहीं फेंक चुका था। छवि को अपने पास आता देख कुणाल मन ही मन सोचने लगा, अब छवि उस माला के बारे में पूछेगी तो वह क्या कहेगा। छवि जैसे ही कुणाल के पास आई, कुणाल बोला, सॉरी यार छवि, गलती हो गई मुझसे, तेरी माला कहीं गुम हो गई है। डियर व्यूवर्स, मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग मेरी कहानी सुन रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, आप लोग ना तो मेरी वीडियो को शेयर करते हैं, ना ही लाइक करते हैं, ना ही कमेंट करते हैं। मैं कई बार कंफ्यूज हो जाती हूँ कि पता नहीं मेरी सुनाई हुई कहानी आपको पसंद आ भी रही है या नहीं। एक भी लाइक नहीं होता, इससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। प्लीज़ दोस्तों, आप लोग इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं।
सलोनी खरगोश खाकर नीचे आती है और अनीता जी और काकू दादा का आशीर्वाद लेकर छवि के कॉलेज के लिए निकल जाती है। तभी काकू दादा घर में किसी बदबू की बात करते हैं। कॉलेज में आने के बाद सलोनी कुणाल से कहकर छवि की माला उतरवाकर उसे कहीं दूर फेंकवा देती है। अब कहानी आगे। छवि को अपनी ओर आता देख कुणाल एकदम से डर गया और मन ही मन सोचने लगा कि अब न जाने क्या होगा। मैंने तो छवि की माला फेंक दी। जैसे ही छवि कुणाल के पास आई, कुणाल बोला, सॉरी यार छवि, मुझसे तेरी माला कहीं गुम हो गई। कुणाल की बात सुनकर छवि कुछ देर के लिए एकदम चुप हो गई। कुणाल ने भी डर की वजह से अपनी नज़रें नीचे झुका ली और उन दोनों के बीच एकदम सन्नाटा हो गया। छवि एकदम अपना हाथ जोर से खींचते हुए कुणाल की ओर लाई। कुणाल ने जल्दी से अपना हाथ अपने गाल पर रख लिया। उसे लगा छवि उसे थप्पड़ मारने वाली है, लेकिन छवि जोर से अपना हाथ कुणाल की ओर लाई और उसका हाथ हटाकर उसके गाल को जोर से खींचते हुए बोली, अरे मेरे भोले से कुणाल, तू तो इतना घबरा गया। क्या हुआ, बस एक माला ही तो थी, कोई दिक्कत नहीं है। और एक माला ही तो खोई है, इसमें कौन सी आफत आ गई। तू तो ऐसे कर रहा है जैसे जान चली गई हो तेरी। छवि की बात सुनकर कुणाल एकदम हक्का बक्का रह गया। जिस माला को छवि कभी उतारने को तैयार नहीं थी, आज उसके गुम जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ताज्जुब की बात है। कुणाल छवि के चेहरे के आगे अपना हाथ हिलाते हुए बोला, छवि तू ठीक तो है ना, कहीं तेरी तबीयत तो नहीं बिगड़ गई। मतलब तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता तेरी माला खो गई। ये तो कमाल हो गया यार, ये तो चमत्कार हो गया मेरे लिए। छवि अंगड़ाई लेते हुए बोली, कमाल तो मेरे लिए हुआ है रे। मुझे तो लगता है जैसे मुझे मेरी खोई हुई अमानत मिल गई हो। कुणाल बोला, क्या मतलब, मैं समझा नहीं, तू कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रही है। छवि मुस्कुराते हुए बोली, चल जाने दे, तू नहीं समझेगा। तभी वहाँ सलोनी और चेतन आ गए। चेतन छवि से बोला, अब घर चलें। छवि बोली, भैया आप जाओ भाभी के साथ, मैं कुणाल के साथ आऊँगी। सलोनी चेतन का हाथ पकड़ते हुए बोली, हाँ चेतन, हम चलते हैं, छवि आ जाएगी। इतना कहकर सलोनी और चेतन निकल गए। छवि बोली, कुणाल तू चल, मैं पानी पीकर आती हूँ। इतना कहकर छवि पानी पीने चली गई। कुणाल जैसे ही जाने को हुआ, वहाँ कुणाल को एक आवाज़ सुनाई पड़ी, कुणाल, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो दूर हो जा इन सब से, नहीं तो अपनी जान से जाएगा। आवाज़ सुनते ही कुणाल हैरान सा इधर उधर देखने लगा। कुणाल ने भी आवाज़ लगाई, कौन है, सामने तो आ जरा, ऐसे चुप चुप के क्या बोलता है। कुणाल ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ नज़र नहीं आया। कुणाल वहाँ से बाहर आ गया और बाहर आकर जैसे ही उसने अपनी बाइक स्टार्ट की, एक तेज सरसराती सी आवाज़ कुणाल के कान में एक जोरदार चीख के साथ गूंजती हुई निकल गई। कुणाल आवाज़ सुनते ही एकदम से डर गया। उसके एकदम होश उड़ गए। कुणाल अपने कानों में उंगली डालकर हिलाते हुए इधर उधर देखने लगा। पीछे से उसे छवि आती दिखाई दी। छवि कुणाल को इस हाल में देख हंसते हुए बोली, क्या हुआ, मुझे देखते ही पसीने छूट गए। कुणाल बोला, अरे नहीं यार, पता नहीं कहाँ से अभी एक बहुत तेज आवाज़ कान में आई, समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है मेरे साथ। छवि बाइक पर बैठते हुए बोली, कोई ना, सब समझ आ जाएगा, मैं हूँ ना तेरे साथ, अब चल। कुणाल और छवि दोनों कॉलेज से निकल आए। सलोनी रास्ते में चेतन से बोली, चेतन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारे घर में कुछ गड़बड़ चल रही है। चेतन सलोनी की ओर मुड़ते हुए बोला, गड़बड़ चल रही है घर में, मैं कुछ समझा नहीं। सलोनी बोली, वह तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो है। आप एक काम करिए, काकू दादा ने घर के बाहर जो कलश रखा है उसे वहाँ से हटा दीजिए।
मुझे ऐसा लगता है जैसे उस कलश के अंदर कोई काला साया हो और जो मुझे घूर रहा हो। चेतन हंसते हुए बोला, क्या सलोनी, तुम भी बच्चों जैसी बात करती हो। वह तो काकू दादा ने पूजा करके रखा है, उसमें क्या ही होगा। चेतन की बात सुनकर सलोनी दांत पीसते हुए घुर्राती सी आवाज में बोली, आप उसे वहाँ से हटाएंगे या नहीं? अगर नहीं हटाएंगे तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। अभी गाड़ी रोको, मुझे उतार दो, मैं अकेले आ जाऊँगी। सलोनी की बात सुनकर चेतन बोला, अच्छा सॉरी माफ़ कर दो, मैं तो बस मजाक कर रहा था और काकू दादा उसे हटाने नहीं देंगे। सलोनी चेतन के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, ऐसा करना, उसे हटाकर फेंक देना और उसकी जगह ऐसा ही कलश लाकर रख देना। बातों ही बातों में चेतन और सलोनी घर की ओर आ गए। दूसरी तरफ छवि कुणाल के साथ बाइक पर बैठे हुए जोर जोर से हंसे जा रही थी। छवि को इस तरह हंसता देख कुणाल बहुत ही ज़्यादा हैरान था, क्योंकि इससे पहले छवि ने कभी इस तरह की हरकत नहीं की थी। कुणाल बार बार छवि को टोकता, लेकिन छवि बार बार उसके कंधे पर जोर से हाथ मारती और फिर से खिलखिलाकर हंस उठती। तभी एकदम छवि कुणाल के कंधे पर जोर जोर से हाथ मारते हुए बोली, बाइक रोक बाइक रोक बाइक रोक, जरा मुझे भूख लग रही है बहुत तेज। कुणाल जल्दी से बाइक की ब्रेक लगाते हुए बोला, ले रोक दी, अब बता क्या खाना है, यहीं लेकर आऊं या फिर वहीं जाकर खाना है। छवि बाइक से उतरकर पेड़ के नीचे खड़ी होते हुए बोली, एक काम कर दो, लेग पीस और एक सुट्टा लेकर आ। छवि की बात सुनकर कुणाल जोर जोर से ताली मारकर हंसने लगा। कुणाल को अपने ऊपर हंसता देख छवि एकदम से कुणाल के सामने आकर खड़ी हो गई। छवि को इस तरह एकदम से अपने सामने देख कुणाल की हंसी रुक गई। छवि बोली, ऐसे क्या हंस रहा है, मैंने कहा ना मेरे लिए 2 लेग पीस और एक सुट्टा लेकर आ। कुणाल बड़ी सी आंखें करते हुए बोला, यार देख प्लीज मजाक मत कर, जो खाना है वो बता, मैं लेकर आऊं, और फिर वैसे भी मुझे काम है घर पर कुछ। छवि आंखें निकालते हुए बोली, तुझे सुनाई नहीं देता क्या, कान खराब हैं तेरे? कुणाल धीमी सी हंसी में हंसते हुए बोला, सीरियसली मैं लेने जा रहा हूँ, फिर अगर तू यही कहती है तो मैं ले आऊँगा। छवि वापस पेड़ के पास जाकर खड़े होते हुए बोली, मैंने जो कहा है जल्दी लेकर आ, वरना तेरी बाइक में अभी आग लगा देनी है मुझे। छवि की बात सुनकर कुणाल की फिर से हंसी छूट गई और बोला, ले बाइक में आग लगा ले, लेकिन तू मुझे ये बता, तू तो नॉनवेज खाती नहीं है ना, फिर आज ये नया तोता कहाँ से पाल लिया? कुणाल की बात सुनकर छवि जल्दी से दौड़ती हुई आई और कुणाल के हाथ से चाबी लेकर बाइक की टंकी खोलते हुए बोली, तू जा रहा है या मैं इसे नीचे गिरा दूं? कुणाल जल्दी से छवि के हाथ से चाबी छीनकर टंकी को बंद करते हुए बोला, अच्छा ठीक है मेरी माँ, जा रहा हूँ, तू गुस्सा मत कर। इतना कहकर कुणाल चुपचाप चला गया। थोड़ी देर बाद कुणाल जब लेग पीस लेकर आ रहा था, रोड क्रॉस करने से पहले उसने देखा छवि पेड़ के पास झुककर बहुत जोर जोर से हंस रही थी और किसी से बात कर रही थी। कुणाल जैसे ही दुकान से छवि के लिए खाना लेकर निकला, रोड क्रॉस करने से पहले उसने देखा छवि पेड़ के पास खड़े होकर किसी से बात कर रही है और बहुत जोर जोर से हंस रही थी। कुणाल देखकर हैरान रह गया कि यहाँ बीच सड़क पर छवि को कौन मिल गया जिससे छवि ऐसे बात कर रही है। दूर से देखने पर लग तो नहीं रहा कि किसी से फ़ोन पर बात कर रही होगी। खुद में ही बड़बड़ाते हुए कुणाल जैसे ही रोड क्रॉस करके छवि के पास आया, छवि कुणाल को देखते ही जल्दी से भागकर आई और उसके हाथ से लेग पीस लेकर वहीं पेड़ के पास ज़मीन पर बैठकर खाने लगी। कुणाल ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि छवि कितना जल्दी उसके हाथ से खाना छीन कर ले गई। कुणाल उसे खाना देकर पेड़ के पीछे जाकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहाँ दूर दूर तक उसे कोई नज़र ही नहीं आया। उसने देखा छवि के हाथ में या छवि के आसपास उसका फ़ोन भी नहीं था।
कुणाल हैरान रह गया कि किस तरीके से छवि बात कर रही थी और ऐसी हरकत कैसे कर सकती है। इससे पहले कुणाल छवि से कुछ पूछता, इस बारे में उसने देखा छवि अपने दोनों पैर फैलाकर लेग पीस बहुत बुरी तरह से खा रही थी, मानो जैसे कब से भूखी हो। सड़क पर आने जाने वाले लोग भी छवि को देख रहे थे। कुणाल इधर उधर देखते हुए बोला, छवि यह क्या कर रही है यार तू? अगर तूने खा लिया हो तो घर चल, मुझे यहाँ पर यह सब अच्छा नहीं लग रहा। कुणाल की बात सुनकर छवि झटके से गर्दन उठाकर कुणाल की ओर देखने लगी और अपने होठों पर उंगली रखते हुए बोली, श्श्श, ज़्यादा बात नहीं करते। जब कोई खाना खा रहा हो तो चुप रहते हैं, इतना तो पता होगा ना। कहते हुए छवि की आंखें एकदम लाल पड़ गई। छवि का ऐसा रूप देखकर कुणाल एकदम से डर गया और वहीं उसके पास बैठकर धीरे आवाज़ में बोला, अच्छा ठीक है तू खा ले, तुझे डिस्टर्ब नहीं करूँगा, लेकिन प्लीज़ जल्दी खा ले, यहाँ सड़क पर ऐसे अच्छा नहीं लगता। छवि कुणाल की बातों को नज़रअंदाज करते हुए चुपचाप खाने में लगी रही। कुणाल छवि की तरफ बस देखे जा रहा था, क्योंकि आज से पहले कभी छवि ने नॉनवेज नहीं खाया और ना ही वो खाती थी। और छवि को इस तरह नॉनवेज खाते देख कुणाल को डर भी लग रहा था और हैरान भी था, क्योंकि पिछले 2 दिनों से उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था अब उसे धीरे धीरे समझ आ रहा था कि यह सब नॉर्मल नहीं है, कहीं कुछ तो गड़बड़ है। कुणाल को छवि के काकू दादा और उनकी भूत प्रेत वाली बातें याद आने लगी। कुणाल मन ही मन में सोचने लगा, छवि कितनी बुरी तरह से खा रही है, ऐसे तो शायद कोई भूखा भी न खाए, पता नहीं क्या हो गया है इसे, और ये नॉनवेज कब से खाने लग गई। क्या करूं, इस बारे में सलोनी भाभी से बात करूं या नहीं। कुणाल यह सब सोच ही रहा था कि तभी छवि कुणाल के सामने चुटकी बजाते हुए बोली, ए हीरो, मेरा सुट्टा कहाँ है। कुणाल जल्दी से छवि के पास पहुंचकर अपनी जेब से सिगरेट निकालकर छवि को देने लगा। सिगरेट हाथ में लेने के बाद छवि टकटकी लगाए कुणाल की ओर देखने लगी। छवि को इस तरह अपनी तरफ देखता देख कुणाल एकदम डर गया। छवि बोली, माचिस क्या तेरा बाप लाएगा? छवि के मुंह से ये सब बातें सुनकर कुणाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। इससे पहले कुणाल कुछ कहता, छवि बोली, जल्दी माचिस निकाल और खबरदार, तेरी बकवास सुनने का मन नहीं है, कुछ कहने की कोशिश भी मत करना तू, वरना तू जानता है ना तेरी बाइक में आग। इतना कहकर छवि जोर से हंस पड़ी। कुणाल ने बिना कुछ कहे चुपचाप माचिस निकालकर छवि को दे दी। छवि सिगरेट जलाकर कस भरते हुए उठी और बोली, चल चल जल्दी गाड़ी शुरू कर, मुझे घर छोड़ दे, बहुत लेट हो रहा है मुझे। कुणाल चुपचाप बाइक स्टार्ट करने लगा। छवि बाइक पर बैठते हुए कुणाल की शर्ट से अपना हाथ पोंछने लगी और गाड़ी पर बैठकर सिगरेट पीने लगी। कुणाल बोला, छवि अब क्या तू रास्ते में सिगरेट पीते हुए जाएगी? देख रोड पर ये सब अच्छा नहीं लगता, किसी ने देख लिया तो कोई क्या सोचेगा तेरे बारे में। अगर तुझे पीनी ही है तो यहीं खड़े होकर पी ले, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कोई तेरे बारे में कुछ गलत कहे तो। छवि थोड़ी देर सोचकर बोली, अरे हाँ, यह बात तो तूने सही कही, चल ठीक है कोई बात नहीं, तू गाड़ी चालू रख, अब चलते हैं। इतना कहकर छवि ने जल्दी जल्दी से 2-3 गहरी गहरी कश लगाई और सिगरेट को वहीं फेंक दिया। कुणाल बिना कुछ कहे चुपचाप बाइक स्टार्ट करके चलने लगा। दूसरी ओर चेतन सलोनी को घर पर पहुंचकर बोला, तुम कमरे में जाकर आराम करो, मैं जरा थोड़ी देर में आता हूँ। सलोनी बाइक से उतरते हुए बोली, मैंने जो कहा है वह काम हो जाना चाहिए, वरना फिर याद रखना मैं चली जाऊंगी कहीं बिना बताए। चेतन एकदम से डर गया, उसे शमशान वाली बात याद आ गई और जल्दी से बाइक से उतरते हुए बोला, ठीक है मुझे याद है, तुम कमरे में जाओ, मैं सब ठीक करके आता हूँ। सलोनी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। चेतन भी उस कलश को बदलकर चुपचाप घर में आ गया।
थोड़ी देर बाद कुणाल भी छवि को उसके घर पर छोड़ते हुए बोला, अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ, तू अपना ख्याल रखना और सलोनी भाभी से बात कर लेना। छवि हंसते हुए बोली, हाँ हाँ तू जा, अरे मज़ा आ गया आज। सब कुछ सही है, इतना कहकर छवि चहकते हुए घर में चली गई। कुणाल अब तक जैसे किसी सदमे में था। उसने जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा उस पर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं था। चेतन जब ऊपर जा रहा था तभी स्टोर रूम के सामने से जैसे ही गुजरा, किसी ने चेतन का हाथ पकड़कर स्टोर रूम में खींच लिया और दरवाज़ा एकदम से बंद हो गया। कमरे के अंदर पूरा एकदम घनघोर अंधेरा था। चेतन बुरी तरह से डर गया। एक काला धुआं चेतन के चारों ओर मंडराने लगा। चेतन डरते हुए बुरी तरह से अपने हाथों को इधर उधर घुमाकर उस काले धुएं को हटाने की कोशिश कर रहा था। चेतन चिल्लाते हुए बोला, कौन है कमरे में? मैंने पूछा कौन है? जो कौन इतना गंदा मजाक कर रहा है? जो भी है सामने आ जाओ। सलोनी कहीं तुम तो नहीं हो? अगर तुम हो तो देखो, मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है। तभी चेतन के कान के पास एक भारी भरकम आवाज़ आई, मैं हूँ चेतन, मैं हूँ। चेतन आवाज़ सुनकर एकदम सहम सा गया। वो मुड़ते हुए बोला, कौन है? और इधर मैंने पूछा कौन है? तभी पीछे से वही भारी भरकम आवाज़ फिर से आई और बोली, मैं हूँ तेरी मौत। ये सुनकर चेतन बुरी तरह से डर गया और उसके पसीने छूटने लगे और उसकी सांसें उखड़ने लगी। चेतन बुरी तरह चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ शायद कमरे से बाहर नहीं जा रही थी। चेतन सलोनी, अनीता जी, छवि और किशोर जी सबको बारी बारी से चिल्लाए जा रहा था, लेकिन उसके सारे प्रयास व्यर्थ थे। चेतन का दम घुटने लगा। चेतन ने दरवाजे पर जोर से हाथ मारते हुए जैसे ही काकू दादा को आवाज़ लगाई, दरवाज़ा एकदम से खुल गया और पूरे कमरे में एकदम रोशनी हो गई। दरवाज़ा खुलते ही चेतन की सांस में सांस आई। चेतन गहरी गहरी सांस लेते हुए ज़ोर ज़ोर से खांसने लगा। तभी उसे एक अजीब सी बदबू महसूस हुई। चेतन दरवाजे पर खड़े होकर कमरे में मुंह करके ज़ोर ज़ोर से सूंघने लगा। वह बदबू धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। चेतन को अब उबकाइयाँ आने लगी। चेतन जैसे ही उल्टी करने को हुआ तभी उसे महसूस हुआ पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। चेतन एकदम से चिल्लाता हुआ पीछे को मुड़ा। जैसे ही उसने देखा छवि है। चेतन गुस्से में बोला, ये क्या तरीका है छवि, ऐसे भी कोई करता है क्या? तूने तो डरा ही दिया मुझे। चेतन की बात सुनकर एकदम अनीता जी सीढ़ियों पर चढ़ते हुए बोली, क्या हुआ चेतन, तू चीख क्यों रहा है? छवि जोर से आवाज़ लगाते हुए बोली, कुछ नहीं मम्मी, मैंने तो बस भैया के कंधे पर हाथ रखा, भैया उसी में डर गए। कितने डरपोक होते जा रहे हैं ना आजकल। आप ऊपर मत आओ, थक जाओगे। छवि की बात सुनकर अनीता जी अपने सर में हाथ मारकर नीचे उतरते हुए बोली, तुम लोग भी ना बच्चे ही रहोगे, कभी बड़े नहीं होगे। चेतन छवि का हाथ पकड़कर दरवाजे पर खड़े करके बोला, छवि तुझे बदबू आ रही है? देखना कितनी बुरी बदबू आ रही है। पता नहीं किसकी इतनी बुरी बदबू आ रही है, पता नहीं किस चीज़ की है। छवि दरवाजे पर टिककर हंसते हुए बोली, भैया रास्ते में भांग पी ली थी क्या, जो दिन में सपने आ रहे हैं? किसने कहा बदबू आ रही है? कमरे में कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। चेतन फिर से सूंघते हुए बोला, तेरा दिमाग तो ठीक है ना, या फिर तेरी नाक खराब हो गई है? देख सूंघ कर कितनी बुरी बदबू आ रही है। अब तो एक पल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा। छवि फिर से सूंघकर हंसते हुए बोली, मेरी तबीयत छोड़ो, अपनी तबीयत का ख्याल करो, मुझे कोई बदबू नहीं आ रही। अच्छा एक काम करती हूँ, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देती हूँ। आपकी तबीयत ठीक नहीं है लग रहा है, देखो तो तुम्हें पसीने आ रहे हैं।
जैसे कोई कान में कुछ कह गया हो। छवि के मुंह से ये सब सुनकर चेतन एकदम से चौंक गया और आंखें फैलाकर छवि की ओर देखने लगा। छवि हंसकर बोली, क्या हुआ? सच सुनकर हैरान रह गए? चेतन अटकते हुए बोला कि क्या मतलब, और तुझे कैसे पता ये सब? छवि चेतन का हाथ पकड़कर खींचते हुए बोली, अरे भाई, मैं तो मजाक कर रही थी। मुझे क्या सपने आ रहे हैं कि किसने आपके कान में क्या कहा है और क्या नहीं। चलो कमरे में। इतना कहकर छवि चेतन को उसके कमरे में खींचकर ले आई। छवि को कमरे में देख सलोनी छवि की तरफ मुस्कुराई और बोली, आ गई तुम? तुम्हें पता है तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए क्या कुछ किया है मैंने? छवि मुस्कुराकर बोली, अमानत लाई हूँ आपकी। सलोनी चेतन की तरफ देखकर बोली, हम दोनों की अमानत या फिर शिकार? इतना कहकर छवि और सलोनी दोनों ठहाके लगाकर हंस पड़ी। चेतन उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, यह क्या चल रहा है? तुम दोनों का अमानत शिकार? क्या मतलब? मैं कोई चूहा हूँ क्या जो तुम दोनों बिल्लियों के शिकंजे में आ गया हूँ? सलोनी बोली, अब कुछ भी समझो, शिकंजे में तो तुम हो। खैर अब आराम कर लो, बहुत थक गए हो, देखो कितने पसीने आ रहे हैं। चेतन हाथ मुंह धोकर चुपचाप लेट गया और उसके दिमाग में स्टोर रूम का पूरा नज़ारा घूमने लगा। चेतन सोच रहा था कि इस बारे में काकू दादा को ज़रूर बताएगा। फिर उसने सोचा, अगर उसने काकू दादा को बताया तो काकू दादा फिर से सलोनी पर शक करेंगे। शायद मेरा ही कोई वहम होगा। इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। सोचते सोचते ही चेतन को नींद आ गई। छवि चुपचाप सलोनी के सामने खड़ी थी, मानो जैसे छवि सलोनी के वश में हो या फिर सलोनी ने छवि को सम्मोहित कर रखा हो। सलोनी छवि के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, अब जाओ आराम करो और कल के लिए तैयार रहना। कहानी को आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखिएगा।